Okay, so we will start today's meeting. So मैं परचम की तरफ से सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगी। आप सभी अगर थोड़ा म्यूट रखिए तो ओके। सो परचम की तरफ से आप सभी को एक बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने अपनी बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर जीनत जी और अफशान जी आप हमसे जुड़े आज, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है अफशान जी आपसे फिर से मिलकर। और हमारी और भी लड़कियां हैं जो अलग अलग एरिया से मुंबई से जुड़ी हैं और वो आपको सुनेंगी, आपकी स्टोरी सुनेंगी तो जरूर ऑफ कोर्स इंस्पायर होंगी। सो थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए आज के लिए। और हम शुरुआत करेंगे परचम से कि परचम की शुरुआत जो है वो 2012 से हुई है। और शुरुआत तो हम बेसिकली हम में से पहले कई लोग जो थे वो फेमिनिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे, तो उनको थोड़ा सा एक अंदाजा था कि कैसे एक कैसे स्टार्ट की जाती है और कैसे एक फेमिनिस्ट मूवमेंट को कैरी ऑन किया जा सकता है एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और कैसे एक और ऑर्गेनाइजेशन मुंब्रा जैसे इलाके में लीड कर सके और उस तरफ बढ़ सके और समझ सके औरतों के मुद्दों को। तो इस तरीके से परचम की शुरुआत हुई है। और हमारी साथी अकीला खान भी जुड़ी हैं जो कि हमारी को फाउंडर रह चुकी है परचम की। कुलसुम है, कुलसुम भी रह चुकी है। सोनाली सोनाली हमारे फर्स्ट बैच में रह चुकी है हमारे फुटबॉल की। सो वेलकम एवरीबॉडी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। तो परचम बेसिकली जाना जाता है फुटबॉल के काम के जरिए से, क्योंकि हमारा मेन सबसे बड़ा काम फुटबॉल का होता है यहाँ पर मुंब्रा में और बाकी सारे मुंबई के इलाकों में भी। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम मुसलमान और नॉन मुस्लिम लड़कियों को मिलाएं, उनमें जो आपस में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वो बेसिकली कहाँ सुनी बातें हैं, वो सब गलत फहमियां दूर करें और आपस में रिश्ते बनाएं और एक दूसरे के साथ चलें, एक दूसरे की ताकत बने। जैसे परचम बनता है बाकी सबकी, वैसे वो आपस में एक दूसरे की ताकत बने, अपने दायरे खोले, एक थोड़ा एक अलग नजरिया उनमें आए, आपस में दोस्ती बढ़े। तो बेसिकली हम परचम इसलिए लड़कियों के साथ काम करता है। और बेसिकली देखा जाए तो फुटबॉल में लड़कियां दिखती ही नहीं है, बहुत कम दिखती है। जैसे कि अफशान जी का ही आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि कितनी कम लड़कियां होती हैं फुटबॉल में जो खेलने के लिए निकलती हैं। लेकिन मुंब्रा जैसे इलाके में जहाँ पे 80% मुस्लिम है और बाकी नॉन मुस्लिम्स है, उस इलाके में लड़कियों को निकालना, फुटबॉल खिलाना ये एक बहुत बड़ा टास्क था। एक्चुअली ये सबने यहाँ पे मना कर चुके थे कि ये पॉसिबल नहीं है, परचम दे रहे। वो भी इसलिए क्योंकि हम सभी में से जो हमसे बड़े हैं उनमें एक कहते हैं सोचती समझती कि दिस इज पॉसिबल, यू कैन से नो टू एनीथिंग, कर सकते हो आप, सब कुछ करके दिखा सकते हो। तो हमने वो कर दिखाया। तो मुझे मतलब हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमने इतना अच्छा काम कर दिखाया और हम स्प्रेड हुए बाकी मुंबई के इलाकों में। सो या थैंक यू। अभी मैं कुलसुम से गुजारिश करूंगी कि वो थोड़ा हमें, क्योंकि हम वुमेन्स डे के सेलिब्रेशन में आज मिले हैं, तो थोड़ा कुलसुम हमें एनलाइटन करेगी वुमेन्स डे के बारे में। हेलो हाय। तो मैं आज सबको वुमेन्स डे के बारे में बताना चाहती हूँ कि अभी तक हम वुमेन्स डे मनाते हैं, जैसे कि सबने कल वुमेन्स डे मनाया 8 मार्च को। बट क्या हमें अभी पता है कि हम वुमेन्स डे क्यों मनाते हैं? क्या इसकी हिस्ट्री हमें पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हमें जानना चाहिए कि वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है। तो अगर आज हम बात करते हैं इक्वालिटी की और इतनी हम बोल सकते हैं इक्वालिटी के बारे में, तो ये कहाँ से हमें इतने राइट्स मिले? अगर आज हम घर खरीद सकते हैं, इंडिपेंडेंट जी सकते हैं, तो ये सब राइट्स हमें कहाँ से मिले? इसके लिए बहुत सारी औरतों ने लड़ाई लड़ी, जिससे हमें आज वो राइट्स मिले। तो अगर आज इससे हम 100-200 साल पीछे जाते हैं और हम बात करते हैं वो औरतों की, तो उनको ना प्रॉपर्टी ओन करने का राइट्स था, ना उन्हें वोटिंग के राइट थे, ना उन्हें उन्हें इंसान ही नहीं कहते थे लोग, ऐसे उन्हें ट्रीट ही नहीं करते थे। तो और उन्हें जब वो बात करती थी इक्वालिटी की, तो उन्हें इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था। तो उन्होंने 100-200 साल पहले औरतों ने 1500 औरतों ने मोर्चा निकाला कि उन्हें इक्वल पे मिले। जहाँ पर एक आदमी को 100 रुपए पे मिलता था, वही जगह पे वही काम के लिए एक औरत को 60 रुपए दिए जाते थे।
इक्वल नहीं समझा जाता था उसे। तो यही सब लड़ाई के लिए ने 1500 औरतों ने मोर्चा निकाला कि उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो बेटर की जाए, उन्हें इक्वल ट्रीट किया जाए इसके लिए। और उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी और वो लड़ते 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 फाइनली वो जीती। और 1975 में वुमेन्स डे डिक्लेयर किया यूएसए ने कि 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट करेंगे। बट आज हम वुमेन्स डे को कुछ कूपन डिस्काउंट्स में लेकर ये वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, कुछ मूवीज देख के। बट ये बात हमें हर बार 8 मार्च हमें ये बात याद दिलाने के लिए आता है कि जो औरतों ने लड़ा और आज तक जो हम लड़ते आ रहे हैं, हर बार याद दिलाने के लिए आता है कि जब जब हमारे हक दबाए जाते हैं हम चुप नहीं रहेंगे, ना चुप रहे थे ना अब रहेंगे, अपने हक के लिए आगे आएंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे और इक्वली रहेंगे। तो इसलिए तो अभी तक जो आज भी हम इक्वल हमें नहीं ट्रीट किया जा रहा है, बट उससे हम बहुत सारे स्टेप्स आगे आए हैं, बट आज भी वैसे ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो हमें ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, तो हमें लड़ते रहना है, अभी भी लड़ते रहना है। और 8 मार्च जैसी मैम ने जो हिस्ट्री है उसको बार बार हमें ये याद दिलाती है, तो हम कुछ कूपन डिस्काउंट्स के पीछे ना ऐसे इतनी बड़ी हिस्ट्री को करें, हर बार हमें ये याद दिलाए और लड़ते रहे। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। अब मैं गुजारिश करूंगी जीनत जी से। जीनत जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जीनत जी जो है वो भी एक मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और उनको खुद मतलब मुश्किल होती थी, खेलने के लिए नहीं मिलता था, इजाजत नहीं मिलती थी, तो उन्होंने दूर जाने की इजाजत नहीं मिलती, तो उन्होंने खुद के गांव में ही उन्होंने लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू की है। तो हम जीनत जी से उनके बारे में थोड़ा सुनना चाहेंगे। जीनत जी आप म्यूट पर हैं। जीनत जी आप म्यूट पर हैं अभी भी, आप अनम्यूट करके जी। मैं जीनत चौधरी यूपी में जनपद मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव तावली से बिलोंग करती हूँ। जब मैं पढ़ती थी तो मेरे गांव में 8वीं तक का स्कूल होता था और 8वीं से बाद में जो शिक्षा लेनी होती थी तो जनपद मुजफ्फरनगर में जाना होता था, जो मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर पड़ता था। और मुस्लिम होने के कारण गांव में कोई लड़की नहीं पढ़ती थी, तो टीचर भी नहीं पढ़ाते थे, बोलते थे कि तुम क्या पढ़ोगी, तुम्हें तो चूल्हा ही लीपना है, मतलब कि घर के काम करना है, तुम्हारी मुस्लिम होने लड़कियों को कोई नहीं पढ़ाता। तो मुझे ये होता था कि एक बात मैंने सुनी थी, अल्लाह ताला बारिश करते हैं, वो सांप के मुंह में जाकर जहर बनती है और मधुमक्खी के मुंह में जाकर शहद बनती है। बारिश तो अल्लाह ताला एक ही करते हैं, लेकिन वो जिसके मुंह में डलती है वो वही असर पैदा करती है। गेहूं के खेत में गेहूं पैदा करती है और इसीलिए हम यहाँ पर धरती पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनाया गया है। वैसे तो हम सब एक इंसान हैं, ऐसी क्या कमी है कि जो मैं मुस्लिम होने के कारण मैं नहीं कर सकती, और मैं ये करूँगी। मैं टीचर से रिक्वेस्ट करती थी कि आप मुझे पढ़ाना, बोलते थे कि मुझे टाइम बर्बाद करना है तुमको पढ़ाने के लिए। तो मैंने अपने पापा से रिक्वेस्ट की कि आप टीचर को बोले कि वो मुझे पढ़ाए, मैं आगे पढ़ूँगी। तो उस टाइम पे टेस्ट होते थे और मैंने टेस्ट क्लियर करा। नगर पालिका कन्या इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में मैंने टेस्ट दिया था। सगुफ्ता त्यागी एक लड़की थी, उसने टॉप किया था और मैं सेकंड नंबर पर थी। मुझे गर्व हुआ था। देखो, तुम सोचते हो कि मुस्लिम लड़की नहीं कर सकती, अगर हमको इजाजत मिले तो हम कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं, हमारे अंदर कोई वो नहीं है। तो फिर शिक्षा ग्रहण की धीरे-धीरे मुजफ्फरनगर जाकर। तो पापा का विरोध किया दादाजी ने कि तुझसे तेरी बेटी नहीं संभाली जा रही। उन्होंने अलग कर दिया परिवार को, ज़मीन भी नहीं दी, कुछ नहीं दिया। पापा मात्र सिलाई करते थे, लेकिन पापा बोले कि शिकायत का मौका नहीं देना बेटा, कि गाँव में कोई मुझे बोले कुछ भी कि तेरी बेटी ये कर रही है। मैंने बोला नहीं। तो मैं पीसीएस की तैयारी कर रही थी, मैंने प्री क्लियर कर लिया था और मेन में मैं हिस्ट्री में रही थी। तो गाँव में एक भर्ती होती है जिसमें लड़कियों को ही रखा जाता है, अगर लड़की प्रधान है तो लेडीज प्रधान थी। पूरे गाँव में ढूँढते हुए फिरे थे कि कोई भी बहू और कोई भी लड़की इंटर पास नहीं थी।
मुझे मौका मिला, मैंने लड़कियों को घरों से निकाला और उनको पढ़ाना शुरू किया। मेरे दिमाग में वहाँ पे उस टाइम पे लड़कियाँ खेलती थी, नगर पालिका कन्वेंटर कॉलेज में हॉकी गेम था। तो मुझे जज़्बा हुआ कि दूसरे स्कूल में कबड्डी भी खेलते थे, तो मुझे कबड्डी खेलने का शौक हुआ। मैं खेली, इलाहाबाद पहली बार खेलने के लिए गई, तो मैं गाँव में आई तो गाँव में हल्ला मचा हुआ था कि जलालू की लड़की तो 7 दिन से गायब है, वो तो गाँव में से भाग गई है। तरह-तरह की बातें थी, लेकिन मैं किस-किस को जवाब देती? मैंने तो सोच लिया था वक़्त जवाब देगा। 2002 में मैं शिक्षा मित्र पद पे मैंने ट्रेनिंग करके स्कूल में आई, तो उसके बाद मैंने गाँव में एकेडमी स्टार्ट की, ग्राउंड चालू किया। लड़कियों को मेरे मन में कभी नहीं था कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये हरिजन है, मुझे इसके साथ नहीं खाना, इसके साथ नहीं बैठना, इन सबको मैं इग्नोर कर चुकी थी। तो मेरे पास लड़कियाँ आई, मैंने तैयार की, कुछ की माँ दादियाँ लड़ने के लिए आ जाती थी, तो इनको बिगाड़ रही है, ये क्या करेंगी, ये कोई खेल होता है, खेल से क्या फ़ायदा होगा? धीरे-धीरे प्रैक्टिस करानी शुरू करी, तो लड़कियों में तोड़-फोड़ होनी शुरू होगी क्योंकि टीम गेम चलाना बहुत मुश्किल होता है। लड़कियों में ईगो आ जाता है कि मैडम तो इसी की ज़्यादा करती है, मेरी नहीं करती है। मतलब लड़कियों में गुट हो गई, तो मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि टीम गेम टीम से चलता है। अगर टीम में हम एक नहीं होंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं उनको बैठाती थी, एक जगह समझाती थी, बेटा मेरे लिए तुम सब बराबर हो, चाहे वो हरिजन की है, चाहे वो मेरी खुद रियल सिस्टर खेलती थी, जब मैं पिटाई करती थी तो उसको 2 डंडी ज़्यादा मारती थी। तो ऐसे मैंने सबको एक समझा, उनको विश्वास दिलाया कि तुम सब एक हो। मैंने अपने अंदर भी कुछ चेंज किया, जब मैं पानी का गिलास माँगती थी, तो मैं किसी को नाम लेके नहीं बुलाती थी। तो मैं ये कहती थी मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, तो 12 की 12 लड़कियाँ पानी लेके आती थी। मैं सबके गिलास में से एक-एक घूँट पानी पीती थी, ताकि उनके अंदर कोई वो ना आए, मुझे टीम चलानी थी। फिर मैंने उन्हें बताया कि टीम का क्या महत्व है, तुम अगर इकट्ठे रहोगे, जैसे कि अंगूर बिकते हैं, तुमने रेडी पे अंगूर देखे होंगे बिकते हुए, जो गुच्छे में होते हैं, उनको दुकानदार 80 रुपए किलो बताता है और जो टूटे हुए अलग होते हैं, तो उनको 40 रुपए किलो बताता है। अंगूर वही है, लेकिन वे गुच्छे से अलग हुए हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि तुम्हें इनसे सीख लेनी चाहिए, अगर हम एक हैं, तो हमारी कीमत ज़्यादा है और अगर हम एक नहीं हैं, तो हमारी कीमत आधी हो जाती है। टीम में कोई भी लड़की एक सरे देकर पूरी टीम जिता देती है, तो ये सोचना मत कि उसकी वजह से जीती है या वो जीती है। अरे हमारी पूरी टीम जीती है। उसके बाद मेरे ऊपर कानून जारी हो गए, फतवे जारी हो गए क्योंकि मैं मुस्लिम थी, लड़कियाँ हाफ पैंट पहनकर खेलती थी। तो मुझे गाँव से निकाल दिया गया कि हम ये काम नहीं कराएँगे। लड़कियाँ पानी लेने के लिए जाती थी ग्राउंड पर डालने के लिए, तो उनको गालियों से नवाजा जाता था। मैं सब्र का घूँट पी लेती थी। मैंने डीएम से रिक्वेस्ट की, उन्होंने नल लगवा दिया। मुझे प्रशासनिक सहयोग मिलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि गाँव वालों ने महापंचायत करके मुझे गाँव से निकाल दिया। तो यूपी में ही एक रामपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। रामपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है नानकार। वहाँ के प्रधान हैं महिपाल सिंह यादव, उनके यहाँ रहकर मैंने 4 साल लड़कियों को खिलाया। स्टेट लेवल पे गई, नेशनल लेवल पे गई, लड़कियों को भर्ती कराया, रेलवे में भर्ती गई। पहली लड़की सालू चौधरी गई, फिर दूसरी बार में रुकैया चौधरी गई, वहीदा परवीन गई, प्रतिभा गई जो हरिजन की लड़की थी और भट्टे पे काम करती थी, ईंट पाथने का उसकी फैमिली। आज वो ग्रुप बी में पटना में जॉब करती है, दानापुर में। और एसएसबी में तनु चौधरी करती हैं। जब ये लड़कियां धीरे-धीरे नेशनल खेली और इंडिया कैंप किए और लड़कियां स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती होनी शुरू हुई, तो लोगों को लगा कि हाँ, ये सही है। मैंने कुछ टाइम के लिए जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मुझे दिखाना था कि जो मैं काम कर रही हूँ, वो सही है, गलत नहीं है। तो बोलते थे कि लड़कियां भाग जाएगी। जीनत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका वीडियो भी बंद हो गया है। जीनत जी, आपको आवाज आ रही है? सॉरी, पता ही नहीं, बीच में कॉल डिस्टर्ब हो गया था। जी जी जी, कोई फिर बात नहीं। मैं क्या करती थी, क्योंकि लड़कियों को बचाना भी था, खुद को भी बचाना था, मैं अनमैरिड थी। देखो, जब हम नींव रखते हैं
और खासकर लड़कियों को लेकर चलते हैं तो आपको 1000 सलाम करने वाले मिलेंगे, 1000 नमस्ते करने वाले मिलेंगे। लड़कियों को देख करके या उनकी नजरिए को, अपने आप को भी सेफ रखना और लड़कियों को भी सेफ करना, क्योंकि मेरी टीम में सभी लड़कियां बहुत सुंदर थी। जब मैं जाती थी ना, तो जैसे वाराणसी में और इधर साइड में लड़कियां, थोड़ा रंग डव था उनका, दबा हुआ कलर था, तो बोलती थी कोच भी इतनी सुंदर है, लड़कियां भी इतनी सुंदर है, मैडम आप क्या खाते हो? मैं कहा, हम दूध पीते हैं यूपी वाले। तो मैं उनको ऐसे ही बोलती थी। तो भाषा में भी चेंजिंग था, उनकी भाषा कुछ और होती थी, हमारी भाषा कुछ और होती थी, समझने में भी दिक्कत होती थी। लेकिन चाहे 1 हफ्ता लगे, चाहे 15 दिन लगे, मैं लड़कियों को अपने साथ रखती थी। अगर कहीं मैच भी देखना है, तो मैं बोलती थी कि 12 की 12 लड़कियाँ एक साथ रहेंगी। पूरे उत्तर प्रदेश में ये हल्ला होना चाहिए कि अगर यूनिटी है, तो जनपद मुजफ्फरनगर की टीम में है। क्योंकि अगर तुम अलग-अलग रहोगे, तो साँप कितना भी जहरीला है, उसको भी मार दिया जाता है। और अगर तुम संगठित रहोगी, कोई मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालकर तो देखे क्या हाल होता है। मधुमक्खी छोटी-सी होती है, लेकिन वे संगठित है, इसलिए हम डरते हैं। तो इसीलिए मैंने अपनी टीम को संगठित रखा है और समय-समय पर आई है ऐसा कि 2 फाट हो गए कि मैं इसके साथ नहीं बोलूँगी, मैं ये नहीं करूँगी। ये चाचा की लड़की है, हमारी फैमिली में लड़ाई हो गई तो हम भी नहीं उससे बोलेंगे। तो ये सब घटनाएँ मैं बोलती थी कि ग्राउंड पर ग्राउंड, क्योंकि तुम एक प्लेयर हो, ना हिंदू हो, ना मुस्लिम हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो। तुम यहाँ पर मात्र एक प्लेयर हो, खिलाड़ी हो, और जब तक तुम अपना जज़्बा, जिस चीज़ के लिए, जिस मिशन के लिए हम निकले हैं, जब तक वो कामयाब नहीं होगा, तब तक हमें नहीं हटना है। हमको समाज को दिखाना है कि लड़कियाँ क्या नहीं कर सकती। उसके बाद से लड़कियाँ दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, जीएनएम के कोर्स गाँव से 2-2 3-3 बसें लड़कियों की भरकर जाने लगी। आई थिंक उनका इंटरनेट का इशू हो गया है। हम वेट करते हैं, शायद वो वापस आ जाए, कनेक्शन का इशू होगा। ओके, हम उन्हें बाद में भी कंटिन्यू करने दे सकते हैं। मेरी शी विल रीजॉइन, का कनेक्शन का इशू हुआ है। तो या तो हमें क्या समझ आया दोस्तों इस जीनत जी की बातों से? एनीबडी, कोई भी आप में से कुछ? नम्रा, मदीना, मरियम, स्पीक अप। कैसा लगा जीनत जी को सुनकर? बहुत अच्छा लगा दीदी। बहुत इंस्पायरिंग था मेरे। ओके, आई वुड रिक्वेस्ट अफशान जी आज हमारे साथ हैं। वो गोलकीपर है, गोलकीपर की पोजीशन पे खेलती हैं फुटबॉल में, और वो जम्मू एंड कश्मीर से सिर्फ एक ही लड़की है जो फुटबॉल खेलती है, और वो यहाँ पर आकर वो अपने आप को इतना ग्रो किए हैं, इतना ग्रो किए, वो आज एक एम्बेसडर है फीफा की और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की। तो वी वेलकम अफशान जी, और हम आपको सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे लाने के लिए, आप लोगों से बात करने, क्योंकि जब लड़कियों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करते हैं ना, तो उस स्टोरी को शेयर करने और लड़कियों को इंस्पायर करने में कुछ अलग ही प्राउड फील होता है। लाइक लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिली, तो डेफिनेटली उसकी खुशी मुझे अभी तक है कि मुझे ऐसा मौका मिला परचम की लड़कियों से मिलने का, उनसे बात करने का। वो खुशी मैं अभी भी अपने साथ कंटिन्यू करी, और जब मुझे आपने बोला कि डेफिनेटली आप परचम पे आइए हमारे साथ जूम मीटिंग में, एंड आई वाज सो हैप्पी कि मैं बोला नहीं, यू नो टुडे वाज माय गेम, और मैं अराउंड 3 बजे घर पे आई हूँ, एंड आई वाज लाइक शिट, शायद 3 बजे का जूम मीटिंग था और मैं 3 बजे घर पे पहुंची हूँ, देन पता चला 4 बजे का था। आई वाज सो रिलैक्स, चलो ठीक है, मैं जूम मीटिंग मिस नहीं करूंगी। I'll introduce myself. I am a first female footballer from Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर के बारे में सबको पता ही है कि कैसी स्टेट है, लाइक ऑल द टाइम वहां पे कैसी सिचुएशंस होती है। उस सिचुएशन में भी एक ऐसा स्पोर्ट्स चूज करना जो मेंस में भी उतना फेमस नहीं था, वुमेन्स की बात ही नहीं है, और वो चीज इनिशिएटिव लेना,
वहाँ की गर्ल्स के लिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे पता था मुझे कितनी प्रॉब्लम्स वहां पे फेस करनी पड़ेंगी एज अ गर्ल, क्योंकि वहां पे लड़कियों को उतना ज्यादा आगे नहीं आने देते थे। लड़की अगर कुछ भी करती थी तो उसको पागल ही समझते थे, और जैसे जीनत जी ने कहा कि जब मुस्लिम की बात आती है तो फतवा जारी हो जाता है। तो डेफिनेटली उसका डर मुझे भी था, उसका डर मेरी फैमिली को भी था। उसकी वजह से मेरी फैमिली कभी मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहती थी कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो डेफिनेटली हम कैसे इसको बचाएंगे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने अल्लाह की कि उन्होंने मुझे हर कदम पे वो मेरा साथ दिए हैं, और इंशाल्लाह मैं उनका सपोर्ट हमेशा आगे चाहती भी हूँ। क्योंकि जब तक हम अपने रब का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तब तक हमारा रब भी हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। मेहनत हम तक होती है, उस मेहनत का फल अल्लाह तक होता है। जब तक आप मेहनत करोगे ही नहीं तब तक आपको भी अल्लाह फल नहीं देंगे। जैसे लड़कियों का, मैंने जितनी लड़कियों से बात की है, लड़कियों का ऐसा है कि हमें सपोर्ट नहीं करते घर वाले। आपको सपोर्ट कोई नहीं करेगा, आपको वो सपोर्ट खुद के लिए बनाना है। तब जाकर, कहते हैं ना कि वुमन ही वुमन की सपोर्टर बन सकती है। जैसे आदमी बोलता है हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ऐसा भी हो सकता है हर एक कामयाब औरत के पीछे एक औरत का हाथ भी हो सकता है। और मेरी लाइफ में मेरी ग्रैंड मदर, मेरी मदर, वो मेरी स्टार्टिंग जर्नी से इतना सपोर्टिव रहे हैं मेरे साथ। मतलब मुझे दो ही लोग बचाते थे मार खाने से, वो मेरी दादी और मेरी अम्मी होती थी। इतनी मार खा चुकी हूँ मैं अपनी गेम के लिए, अपने स्ट्रगल इतना ज्यादा कर चुकी हूँ मैं अपनी लाइफ में अपनी गेम को लेकर। और मैं फुटबॉलर बनना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझ में वो हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने फैमिली को आगे आकर बोल सकूं कि मुझे यही फील्ड में जाना है। क्योंकि मैं, वो कहते हैं ना, हर कोई पहला बंदा नहीं बनना चाहता। मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं, मतलब सारी लड़कियों को छोड़ के मैं एक आगे आऊं कि हाँ मुझे जीत करना है ये सब। बट मुझे मेरे कोच ने बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि अगर तुम नहीं करना चाहती तो तुम क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरा आके करेगा। आपको फर्स्ट बनना ही है। और मैं इतनी ज्यादा शाई थी, इतनी ज्यादा शाई थी, मैं नहीं बात कर पाती थी किसी से भी नहीं। बट फिर जब आगे आई, लोगों से बात हुई, अपने मेरा एक क्लब स्टार्ट किया मैंने वहां पे। जब मैं खेलती थी, मैं अकेली लड़की थी और मुझे हमेशा लड़कों के साथ खेलना पड़ता था। लड़कियों के कैसी कंपटीशन होती है, कैसा खेलती है लड़कियां, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि आगे जाके जब मुझे लड़कियों के साथ खेलना पड़ेगा तो कैसे खेलना पड़ेगा। बट जब मैं लड़कों के साथ खेलती थी, मैं अपना 110% देती थी। मैं बोलती थी अगर मैं ये टाइम घर छोड़ के, घर वालों से लड़ के अपना टाइम ग्राउंड पे देने आई हूँ तो मुझे उसको यूटिलाइज करना है। मुझे अपने फैमिली को दिखाना है कि डेफिनेटली अगर कोई लड़का ये चीज कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। वो तो ना बचपन से हर एक की एम होती है कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर। मेरा बचपन से ही था कि मेरे को स्पोर्ट्स पर्सन बनना है। लाइक मैं स्पोर्ट्स में ही आगे अपना करियर बनाना चाहती हूँ। और मेरे फादर को जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी गेम के बारे में बोला कि डैड आई वांट टू कंटिन्यू फुटबॉल एज अ करियर, तो अल्लाह को पता ही है कि मुझे कितना कुछ सुनने को मिला है। लाइक मेरे, मतलब बचपन से मैं एक पैम्पर्ड बच्ची रही हूँ अपने खानदान की, और अचानक से आपको वो पूरा सपोर्ट, पूरा जो आपको पैम्पर किया जाता था घर पे, वो छिन जाता है। और आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि आप उनके लिए मैटर ही नहीं करती, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है उनकी लाइफ में अब। बट मैंने उस चीज को तब दिल में रखा। मैं बोला आगे इनको अब दिखाना है कि नहीं, अगर मेरा भाई ये चीज कर सकता है तो मैं भी ये चीज कर सकती हूँ, मैं भी अपनी ड्रीम्स को पूरा कर सकती हूँ। सपना देखना कभी बुरा नहीं होता, सपना देखना, पर उस सपने को फिर चेज करना वो सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं हमेशा, मतलब जब मैंने अपना एक क्लब स्टार्ट किया वहां पे गर्ल्स का, मैं प्लेयर बनना चाहती थी। बट अल्लाह को वो मंजूर नहीं था, मुझे कोच बना दिया स्टार्टिंग में ही। क्योंकि जब मैं लड़कियों से बात करने जाती थी, स्कूल कॉलेज ऐसे ऐसे करके मैंने लड़कियों को जोड़ा है। स्कूल जाती थी, स्कूल में लड़कियों से बात करती थी, फिर जिसके दिमाग में ऐसा लगता था कि ये स्पोर्ट्स पर्सन बन सकती है, फिर उनके इंटरेस्ट के बारे में जानती थी कि इस लड़की का इंटरेस्ट किस स्पोर्ट्स में ज्यादा, अगर मैं इसको फुटबॉल में लाऊंगी तो डेफिनेटली ये उस पर काम करेगी नहीं करेगी। तो ऐसे ऐसे करके 150 लड़कियां मैंने
इकट्ठा की, उनको एक क्लब में लाया। थैंक्स कि मेरे गवर्नमेंट ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उस टाइम पे, कि उन्होंने हर एक चीज, मैं वर्किंग नहीं थी, मैं खुद काम ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरे डैड, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे डैड का एक ही था कि आप अब करो क्या करना है, बट मैं आपको फाइनेंशियली वो सपोर्ट नहीं दे पाऊंगा अब जो आप चाहती हो मुझसे। तो डेफिनेटली मुझे वो भी बर्डन आ गया था कि मुझे अब अपना फाइनेंशियली जितना भी खर्चा है अपना खुद उठाना है, और वो कैसे करूंगी। और लड़कियों के लाइक किड्स, उनके जूते, हर कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, हर कोई हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। तो मुझे वो देखना पड़ता था कि कौन एक लड़की ऐसी है जो अफोर्ड नहीं कर पाएगी वो जूता, कौन ऐसी लड़की है जो यूनिफॉर्म अपनी जर्सी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो मुझे उस चीज को लेकर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि वो मुझे किट्स, शूज, हर एक चीज प्रोवाइड करते थे लड़कियों के लिए। और जब मैंने अपनी गर्ल्स की टीम स्टार्ट की, तो डेफिनेटली वो जो हमारा स्टीरियोटाइप था वहां पे कि लड़कियां फुटबॉल या स्पोर्ट्स में करियर नहीं बना सकती, वो एकदम से टूट गया। लड़कियों को ग्राउंड पे देखना लोगों के लिए एक नई बात हो गई थी कि मतलब लड़कियां पागल हो गई है, ग्राउंड पे क्या करती है। बट मैं हमेशा अपनी गर्ल्स को एक ही बात बोलती थी, लोग बातें करते रहते हैं, लोगों का काम होता है बात करना, अगर वो बात नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब मैं सुनती थी कि ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, मैं बोलती थी कोई बात नहीं, आप बात करो, पर एक दिन ऐसा आएगा आप मुझ पे फक्र करोगे और आप जरूर बोलोगे कि ये हमारी बच्ची है, इसने हमारी स्टेट का, हमारी देश का नाम रोशन किया है। और शुक्र अल्लाह का, उसमें मैं काफी हद तक कामयाब हुई हूँ, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ अपनी स्टेट का, अपनी जो देश है इंडिया का नाम और रोशन करूं। क्योंकि कश्मीर के ऐसे हालात होते थे कि हमेशा हम कर्फ्यू, हड़ताल, ऐसी चीजें देखते थे, और प्रैक्टिस काफी हद तक हमें छूट जाती थी, हम प्रैक्टिस पे नहीं जा पाते थे। बट वो लड़कियों में वो जो उत्साह होता था कर्फ्यू के बाद, हड़ताल के बाद ग्राउंड पे आने का, और ग्राउंड पे अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करने का, वो मतलब मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की में आए। मुझे जब तक मैं बॉल को टच नहीं करती थी तो मुझे अपनी लाइफ इनकम्प्लीट लगती थी, मैं एक किस्म का वो प्यार करने लगी थी अपनी प्रोफेशन से। जब तक आप अपने प्रोफेशन को इज्जत नहीं दोगे, तब तक आपको वो प्रोफेशन इज्जत वापस नहीं देगा। और जब मैं इतना मतलब अपनी प्रैक्टिस जाती थी, लड़कियों की कोचिंग करती थी, सब मिक्स करके फिर मुझे एक दिन एक अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली कि मुझे एक मैसेज आया सिंपल सा फेसबुक पे कि मुंबई में ट्रायल्स हो रही है। बहुत डर गई थी कि लड़की हूँ, डेफिनेटली एट द एंड तो लड़की ही है, तो क्या पता ये मैसेज सही इंसान ने किया है, गलत इंसान ने किया है, किस रीजन से किया है। बट मुझे वो उम्मीद दिखी कि नहीं, शायद मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। खुद अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया कि नहीं, मैं इतनी कमजोर तो नहीं हूँ कि कोई मुझे गलत इंटेंशन से वहां भुलाएगा, और मैं इतनी कमजोर तो नहीं हूँ कि मुझे कोई भी हाथ पकड़ के कहीं भी ले जाए और मैं चली जाऊंगी। मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तो मैं अपने फादर से बात करने के लिए गई। ऑब्वियसली पापा नहीं मानते, कभी नहीं मानते उस चीज के लिए, वो मुझे बहुत ही अच्छे से, और मुंबई जैसे शहर में अपनी बेटी को अकेले भेजना तो एक कश्मीरी इंसान के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। तो मैंने बहुत ट्राई किया अपने फादर को, अपनी मदर, मेरी मॉम तो सपोर्टिव थी, बट इस मामले में वो थोड़ा कि ऑब्वियसली अगर बेटी कुछ गलत करती है, कोई भी बच्चा कुछ गलत करता है तो बाप पे नहीं आता है, हमेशा माँ पे आती है बात कि माँ की वजह से खराब हुआ है, माँ ऐसी है तो बेटी भी ऐसी है। तो मैं वो चीज अपनी माँ पे नहीं आने देना चाहती थी कि कोई उस पे उंगली उठाए कि ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। तो मैंने अपनी माँ को भी नहीं बोला उस बारे में, और मैं घर छोड़ के चली गई। मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती थी। और जब घर छोड़ा तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जेब में कुछ भी नहीं था, अपनी टिकट के अलावा कुछ भी नहीं था, और जो फुटबॉल से थोड़ा बहुत सेव किया था, और मुंबई में जैसे शहर में वो कुछ भी नहीं था मेरे ख्याल से। मुंबई पहुंची तो देखा जिस इंसान ने मुझे मैसेज किया था वो ट्रायल्स ही नहीं थी। और मैं बहुत परेशान हो गई कि अपने पापा को कैसे जवाब दूं, अपने पापा को कैसे फेस करूं कि मैं अपना घर छोड़ के आ गई ऐसे शहर में जहां पे मुझे कोई नहीं जानता, जिस मुझे कुछ आइडिया नहीं है कहाँ क्या करना है। बट अल्लाह ने राह दिखाई। मैंने सोचा चलो 2-3 दिन रुक के
किसी और जगह देख के कि कहीं और कुछ फुटबॉल का तो नहीं हो रहा है, देन मुझे पता चला फीफा का। और मैं फीफा की, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे आपने बोला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है मुंबई में आके मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट हिंदू लोगों ने किया है, और मैं उनकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उनने अगर मुझे वो गाइड नहीं किया होता मुंबई में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करना है, तो डेफिनेटली मैं भी उस मुकाम तक आज नहीं पहुंच पाती। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये लोगों ने दिमाग में रखा है, हम प्लेयर ऐसा बिल्कुल, हम तो लाइक टीम में हर एक प्लेयर होता है, हिंदू होता है, सिख होता है, मुस्लिम होता है, हर कोई होता है। हम तो हर किसी का जूता पी लेते हैं। तो हम स्पोर्ट्स पर्सन का उस चीज के साथ कुछ भी लेना देना है, हमें अपने माइंड में रखना चाहिए कि हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं, और हमें अपनी, वो कहते हैं ना, गोल बनाना चाहिए लाइफ में। लड़कियों को मैं तो ज्यादा लड़कियों पे ही बात करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लड़कियां अपना एक सपना देखे और उस सपने को पूरा करने में लग जाए, फिर उसकी कीमत कुछ भी हो। एक वक्त तक लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बट एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि आप अपनी पहचान खुद बनाओगे, और वो पहचान बनाकर लोग जरूर बोलेंगे कि हम इसको जानते हैं और इसने हमें फख्र महसूस कराया है। जैसा मेरे साथ हुआ, मेरे रिलेटिव्स सब ऐसा बोलते थे कि कैसी लड़की पैदा हो गई हमारे खानदान में। कभी किसी ने हिम्मत नहीं की थी वो बात करने की कि हाँ हमें, मुझे भाई इस चीज में करना है तो करना है। मेरे पापा को, मेरी मम्मा को टॉन्ट सुनाते थे, बट जब मैं मुंबई गई, वो कहते हैं ना, जब जीना जी ने भी बोला मैं किसी चीज के लिए कहीं गई थी तो बोला भाग गई है, सेम चीज मेरे साथ भी हुई। मैं अपना घर छोड़ के आ गई तो सबको ऐसा लगा किसी लड़के के साथ ही भाग गई है। बट जब लोगों को दिखा कि नहीं, वो बंदी अगर कुछ करने गई है वो किसी मकसद की वजह से गई है, और लोगों ने फिर उस चीज को देख के सपोर्ट किया। जब मैं थी कश्मीर में, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। आज मैं 3 साल बाद कश्मीर गई, अभी कोविड में जाना पड़ा मुझे। देख रही हूँ लड़कियां ही लड़कियां दिख रही है, लड़के है ही नहीं। तो वो मुझे देखकर इतनी खुशी हुई कि जो चीज मुझे नहीं मिली मेरे टाइम पे, वो इन लड़कियों के पास है, और वो लड़कियां यूटिलाइज कर रही है उस चीज को। अपनी फैमिली हमारे साथ होना, तो हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। माँ बाप जो अपने बच्चे के लिए, डेफिनेटली मेरे पापा मुझे मारते थे, मेरी मम्मा भी मुझे कभी कभार सुनाती थी, बट वो हमेशा अपने बच्चे की भलाई के बारे में सोचते हैं। कभी नहीं सोचना चाहिए कि पापा ने मुझे डांट दिया, पापा ने मेरे साथ ऐसे बात की, वैसे बात की, या मार दिया, हाथ उठा दिया। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, वो कोई और इंसान नहीं सोचता। माँ बाप एक ऐसी चीज होती है ना, जब तक आप मरोगे नहीं वो आपके लिए अच्छा सोचता ही रहेगा, उसके दिल में कभी अपने बच्चों के लिए गलत चीज नहीं आती। बट अब शायद किसी माँ बाप का तरीका अलग होता है, कोई हैंडल नहीं कर पाता। तो हम, मतलब उन्होंने हमें पाला है, तो हमें उनका भी थोड़ा सोच के, डेफिनेटली उनकी भी जज्बात होते हैं हमारे अपने बच्चों के साथ लेकर, तो डेफिनेटली उनकी भी जज्बात को समझ कर, उनकी जज्बात का हमें रेस्पेक्ट करके उनको अपने साथ ऐसे चलाना है कि उनको लगे नहीं हमारी बच्ची कहीं पे गलत नहीं कर रही। मैं जब निकलती थी, मेरी दादी मुझे एक ही बात बोलती थी, मैं तुम्हें छूट दे रही हूँ, बट एक चीज है, इज्जत तुम्हारी तुम्हारे हाथ में है, अपनी इज्जत के साथ कभी मत खेलना। अब तुम्हें जितने भी लोग देख रहे हैं वो फख्र से कल बोलनी चाहिए, नहीं अगर ये बंदी बाहर गई थी तो डेफिनेटली इसने कुछ नाम हासिल किया है। बीइंग ए कश्मीरी गर्ल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पे मूवी बन रही है, वो चीज मेरे लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बात हो गई कि आप, मैंने कभी ऐसा सपना देखा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, कि मैं कभी सपना देखूंगी। बट मैंने एक मूवी देखी थी दंगल, पहली बार, क्योंकि कश्मीर में सिनेमाज वगैरह नहीं है। मैंने एक मूवी देखी थी दंगल, पहली मूवी थी मेरी सिनेमा में जो मैंने देखी थी। वो भी तकरीबन 17 नहीं 19 साल की एज में मैंने वो मूवी देखी थी। और वो देखकर मुझे खाली एक चीज की ख्वाहिश हुई थी कि जैसा उसके पापा ने उसको सपोर्ट किया, मेरे पापा कभी ऐसा मेरे साथ सपोर्ट करे। क्योंकि लड़की होना एक फख्र की बात है, और उस फख्र को आप कैसे रखते हो, आप अपनी हर एक चीज की एक लिमिट होती है, आप अपनी लिमिटेशंस में कैसे चलते हो, वो हमको देखना है, वो लोग नहीं आके देखेंगे। लोग बात करें तो करने दो, एक वक्त ऐसा आएगा लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, वही लोग जो आपके पीठ पीछे बात करते थे। बट उसके लिए आपको अपने आप को स्टैंड रखना है कि हम लड़की है, इसका मतलब ये नहीं हम कमजोर हैं। जैसे मैं थी, मैंने बोला कि मैं शाई थी,
बट जब तक हम बोल्ड नहीं बनेंगे, अपने सपनों के बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। जब तक हम अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते कोई और आके हमारे लिए स्टैंड लेगा। हमें अपने लिए पहले खड़ा होना बहुत जरूरी है। मैं वुमेन्स डे पे हमेशा, जब भी मैं कहीं इवेंट में जाती हूँ, तो वुमेन्स डे पे एक तो मैसेज जरूर होता है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको अगर जरूरत है तो खुद की। आप खुद को पहचानो, खुद को जानो। जब तक आप खुद को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी एबिलिटीज को नहीं जानोगे, तब तक कोई भी आपकी आकर हेल्प भी करे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। जब आप स्टैंड रहोगे, नहीं मुझ में ये है, मैं ये कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप वो कर जाओगे। और मुझे उम्मीद है जो परचम कर रहा है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एज अ गर्ल, मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं वुमेन्स को लेकर। मैं तो डेफिनेटली इसका एक पार्ट हमेशा रहना चाहूंगी, क्योंकि जब लड़कियों की बात आती है, और स्पेशली जब हमारी कम्युनिटी की बात आती है, तो मैं इतना खुश हो जाती हूँ। आपने शायद मेरी खुशी परसों देखी होगी कि मैं कितना खुश थी लड़कियों से मिलकर, और उनके वो स्माइल देखकर, उनकी जज्बे को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। और मैं ऑल द टाइम उनको सपोर्ट कर रही थी कि, क्योंकि एक चीज होती है ना लड़कियों में, लड़कियां हिम्मत नहीं हारती। लड़कियों में जो आदमी है उससे ज्यादा क्षमता होती है सहने की, और जो हम सह सकते वो नहीं सह सकते। तो डेफिनेटली वो एक चीज हमें अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनानी है, वीक पॉइंट नहीं है कि हमें सहना है। सहना है, एक हद तक सहना है, और वो जब हद पूरी हो जाती है ना, तो फिर औरत अपना रंग जब दिखाने पे आती है, तो डेफिनेटली सबकी छुट्टी हो जाती है। तो डेफिनेट इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियां हैं, सपना देखना बुरी बात नहीं है। जब आप सपने पे एक अच्छे तरीके से, चलो हमें लोग बोलते हैं कि आप मुस्लिम हो, डेफिनेटली हम मुस्लिम हैं, और हमें एज अ मुस्लिम अपनी लिमिटेशंस पता है कि हमें कहाँ पे कैसे रहना है। अल्लाह ने बोला है जब आप हरकत करोगे तभी मैं बरकत दूंगा, जब तक आप हरकत ही नहीं करोगे तो मैं बरकत कैसे दूंगा। तो हमें उस चीज के लिए डेफिनेटली आगे बढ़ के आना है, अपने सपनों को सबके सामने रखना है। जब तक आप वो नहीं करोगे, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कोई भी आपकी मदद कर पाएगा। जब आपको करना है तो पहले खुद की मदद करनी है, तब जाकर कोई आपको आगे आके सपोर्ट करेगा। बाकी जितना भी गाइडेंस लड़कियों के लिए कहीं किसी भी फील्ड में, मैं हमेशा रहती हूँ कि मुझे लड़कियों को सपोर्ट में रहना है। अभी रिसेंटली मेरी फिट इंडिया के एम्बेसडर एज ए चूज की गई थी, तो वो चीज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहती हूँ कि जब मैं ये चीज कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली बाकी लड़कियां भी कर सकती है। मुझ में कुछ एक्स्ट्रा है, उन लड़कियों में कम है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अपने सपने। मैम आप म्यूट हो। हो गया, हाँ। या नाउ डन डन। दरवाजा अफशान जी आप कुछ कह रहे थे सपनों के बारे में। तो मैं यही चाहूंगी कि लड़कियां आगे आए, सपना देखे और उस सपने को साकार करे। जब तक आप सपना नहीं देखोगे, तब तक हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। उस सपने को पूरा करने में लग जाना चाहिए। बाकी अफशान आशिक हमेशा हर किसी लड़की के साथ रहेगी, किसी भी फील्ड में। थैंक यू सो मच अफशान जी। एंड जीना जी, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। अफशान जी आपका मैच था, आप वो जल्द जल्द खत्म करके आई। आप थोड़ा सा बताएंगे मैच कैसा रहा? मैच इतना टफ था क्योंकि हम अभी टॉप कर रहे हैं टेबल पे, और अगर आज का मैच हम हार जाते या कुछ भी गड़बड़ हो जाती मैच में, तो बहुत कुछ सुनने को मिलता हमारी कोच से हमें। बट शुक्र अल्लाह का, हम बहुत ही अच्छे से एक जीत कर निकले ग्राउंड से, तो वो बहुत खुशी की बात थी। अभी भी टॉप ऑफ द टेबल है, और इंशाल्लाह हम टॉप ऑफ द टेबल ही खत्म करना चाहते हैं ये लीग। और थैंक गॉड आज अल्लाह ने मुझे कुछ अच्छे अच्छे सेव करने का मौका दे दिया, तो बहुत खुश हूँ मैं आज के मैच से। कंग्रेचुलेशंस और थैंक यू सो मच। आगे के मैचेस के लिए। तो गर्ल्स, जैसे कि आपने सुना जीना जी के बारे में, आपने सुना अफशान जी के बारे में, आपने सुना कि उनको हर बार किसी ना किसी ने, एक्चुअली हर किसी ने रोका ही है, लेकिन वो रुके नहीं, वो आगे बढ़ते गए और वो पेशेंस रखते गए कि इनको जवाब हम देंगे, लेकिन हम हमारे काम से जवाब देंगे। हम मुंह से जवाब देंगे मतलब नहीं, सुनने वाले नहीं।
तो ये आप सोचिए, मतलब अफशान जी के बारे में आप सोचिए कि वो जम्मू एंड कश्मीर से अकेली एक ही वुमेन फुटबॉल प्लेयर वहां से निकली है, मतलब कितना प्रॉब्लम होगा। मुमरा में आपके पास 40 लड़कियां हैं, मुमरा में सॉरी आपके पास 70 लड़कियां हैं, बैंड्रा में आपके पास 20 लड़कियां हैं जिसके साथ आप खेल सकती हो, विले पार्ले में आपके पास 33 गर्ल्स है जिसके साथ आप खेल सकते हो, आपके पास एक बहुत अच्छा ग्रुप है। मंडाला में आपके पास 25 लड़कियां है ना, बैंड्रा में 20 लड़कियां, जोगेश्वरी में 30 लड़कियां, तो आप सभी के पास आपके साथी है जिनके साथ आप खेल सकते हो। लेकिन अफशान जी जो है वो उनको जिद थी कि वो बढ़ना है तो वो बढ़े, फिर लड़कों के साथ खेलना हो या किसके भी साथ खेलना हो, मैं खेल के आगे बढ़ूंगा, वो कर दिखाए। तो एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अफशान जी एंड जीनत जी, थैंक जिन्होंने यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक रोल मॉडल रहे हैं हमारे लिए, और ऐसे और लड़कियां को प्रिपेयर कर रही हैं। जीनत जी की एक स्पोर्ट्स एकेडमी है जहाँ पे वो लड़कियों को सिखाती हैं, तो जीनत जी की एकेडमी से कई लड़कियां अलग अलग गेम्स खेलने जाती है। जीनत जी आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? आप म्यूट पर है जीनत जी। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यहाँ अब सुनिए, हाँ बोलो। आ रही है। हाँ जी। हाँ, तो जैसे कि मेरी लड़कियां हैं, तीरंदाजी मैंने अभी स्टार्ट किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में 2003 में जब कबड्डी स्टार्ट की थी तो भी मैं पहली टीम थी मेरी लड़कियों की, और अब तीरंदाजी भी जिले में स्टार्ट मैंने ही की है। तीरंदाजी सिंगल गेम है और टीम गेम भी है, उसमें स्कोप कम है, तो मैंने लड़कियों को, महंगा गेम है, जो अच्छे परिवार की लड़की हैं उनमें तीरंदाजी खेलती हैं, और जो गरीब परिवार की लड़कियां हैं वो कबड्डी भी खेलती है। अब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़कियों का एडमिशन करा के वहाँ पे उनको शिफ्ट करने की प्रयास में हूँ। एक लड़की को करा दिया है, बाकी का और प्रयास जारी है। और वॉलीबॉल में जो लड़की हाइट की थी उसको मैंने गोरखपुर भेजा, अब दिल्ली भेजा है। वो इंटरनेशनल ईरान खेलने के लिए जाएगी, कोविड की वजह से नहीं खेल पाई। और क्या नाम लेते हैं, फिर उसके बाद अब लड़कियां जारी हैं लगातार अपना करियर बनाने में। मैं लड़कियों से यही कहती हूँ कि हम लड़कियां शुरू में अपने बाप के नाम से जानी जाती हैं, शादी के बाद अपने पति के नाम से जानी जाती हैं। हर लड़कियां ऐसी बने कि उनके पापा भी उनके नाम से जाना जाए और आगे उनके हस्बैंड को भी उनके नाम से जाना जाए। ये नहीं कि ये फला की बहू है, ये जाना जाए कि ये उसके पति हैं। और मैंने यही किया है, आज मेरे पापा को मेरे नाम से जानते हैं, मेरे गांव को भी, और मेरे पति को भी मेरे नाम से ही जानते हैं कि ये जीनत के पति है। 2 बेटे हैं, और लेकिन अभी भी प्रयास जारी हैं महिलाओं को लेकर, और कैरियर बनाए लड़कियां अपना। और कोई मुश्किल नहीं होता, कोई भी देखो, खाना खाने के लिए भी स्ट्रगल करना होता है, तो ये तो लाइफ बनानी है, इसमें तो स्ट्रगल करना ही करना है। वैसे लड़कियां किसी से कम नहीं होती, अगर कमजोर भी मानते हैं तो हम अपने आप को खुद स्वयं कमजोर मानते हैं। नहीं तो जो पेन एक औरत बच्चे होने के लिए सह सकती है वो तो मर्द कभी नहीं सह सकते। तो हम तो इतने स्ट्रोंग है, अल्लाह ताला ने अलग से कैपेसिटी दी है सहन करने की। कोई देखो ना, आप घर में भी आम बात है, अगर बेटे को कहेंगे एक गिलास पानी लेके आओ, नहीं लाएगा, और लड़की को रात के 12 बजे भी उठाएंगे तो भी उठेगी, चाहे कितनी भी गहरी नींद में हो। तो ये तो अल्लाह ताला ने अलग से हिदायत दी हुई है हमें। और जो स्पोर्ट्स लाइफ है ना, हकीकत बता रही हूँ, वो लाइफ आपको कभी नहीं मिलेगी। वो जिंदगी जीने का एक अलग ही मजा है, वो एक अलग ही दुनिया है, सबसे अलग दुनिया होती है वो। तो लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी चीज को, किसी भी चीज में अगर ठान लेती है कि मुझे ये करना है तो वो कर सकती है, बशर्ते अगर उसका इरादा नेक है। और आजकल लड़कियां कहीं कम नहीं है, बताओ किस चीज में कम है। हम जब हम एक घर संभाल सकते हैं तो सब कुछ एक देश लेडीज संभाल रही है, और क्या चाहिए। बस हिम्मत करिए, आगे बढ़िए, बस यूनिटी का ध्यान रखिए कि अपनी एकता को कम नहीं होना दे, बस बिखरे नहीं, हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, आपने मुझे इस लायक समझा और आज मुझे इस पे जोड़ा, जाना कि कोई जीनत है, आप लोगों को पता चला।
तो मैं जुड़ी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लड़कियों को खिलाती हैं। उन लोगों से मुझे बहुत खुशी होती है जो खासकर लड़कियों को आगे बढ़ाते हैं। करियर के रूप में भी, सब चीज़ के रूप में। धन्यवाद। जीना जी, आप हमसे जुड़े, हमें भी बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर। एक सवाल मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक स्टीरियोटाइप होता है लड़कियों को लेकर बचपन से जब वो पैदा होती है, या माँ ने भी अपनी यंग एज में सुना होता है, लड़की है बाहर मत जाना, लड़की है तूने ये करना है, लड़की है तूने वो करना है। ऑफ कोर्स आपकी फैमिली ने भी तो आपसे कहा होगा कि तू ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती है, तूने यहाँ नहीं जाना चाहिए, तू यहाँ क्यों जा रही है। लेकिन आपने एक स्पोर्ट्स एकेडमी खड़ी की और आपने कर दिखाया, तो उससे आप कैसे बाहर आए? ये सबको आपने कैसे फाइट किया? मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, मैं चुप रही। और बोलते हैं ना कि कुछ बातों का जवाब वक्त पर छोड़ देना चाहिए, वक्त अपने आप जवाब दे देता है। मैंने सब्र किया, चाहे किसी ने मुझे गाली दी, कुछ भी किया, मैंने सब्र किया है। पर दरअसल मुझे पापा का सपोर्ट सबसे ज्यादा मिला है। पापा ने मुझे, जैसे मैं लड़कियों को लेकर ग्राउंड पे जाती थी, गांव में ग्राउंड बनाती थी, तो वहीं पे लड़के पहुंच जाते थे रनिंग के लिए। सुबह हम रोड पे दौड़ते थे, तो लड़के हमारे, जो कभी नहीं दौड़ा ना, वो भी दौड़ने के लिए जाता था। तो हमने सोचा ऐसे कैसे होगा, तो हम एक थे, जो भी गलत होता था हम पुलिस में कंप्लेंट नहीं करती थी, नहीं प्रधान को कहते थे, ना घर वालों को कहते थे कि वो फला का लड़का हमें छेड़ रहा है या वो कर रहा है, बल्कि गांव वालों ने अपने लड़कों को बोल दिया था कि इनको घर में बिठाना है तुम्हें। हमने उनको पकड़ पकड़ के उनकी पिटाई करनी जो शुरू करी, 5-4 की हड्डी जो तोड़ी। फिर जो उनके घर वाले भी बोलते थे ना कि जाओ उनके पूछे उनको घर बिठाना है, तो बोलते थे कि हमें हाथ पैर नहीं तुड़वाने अपने, वो हमारे पीछे ही नहीं आते थे। हमने शुरू शुरू में जो संघर्ष करा, स्ट्रगल करा, हमने दरअसल मैं बताऊं सच में आपको, हमने लड़कों की बहुत पिटाई की है। और आज तक इतना डर है, एकेडमी में भी इतना डर है कि फला जीनत मैडम की एकेडमी है, अगर किसी लड़की को कुछ कह दिया तो कयामत आ जाएगी। हम पुलिस में रिपोर्ट नहीं करती, सारी की सारी इकट्ठी होकर उसको घर जाने लायक नहीं छोड़ते, और उनको उससे फोन लेके बोल देते हैं कि अपने बेटे को उठा कर ले जाए, उसको चलने लायक नहीं छोड़ते हम, ना ही मेरी बेटी चलने लायक छोड़ती है। जी, हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस हुआ था जब हमारा फर्स्ट बैच 2012 में शुरू हुआ था। तो जी 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 बहुत मुश्किल से मिलता था, और एक छोटा सा मंदिर के ग्राउंड में जहाँ हम खेलते थे वहां भी लड़के क्रिकेट खेलते थे। तो हम लड़कों को मारा, लेकिन अलग तरीके से मारा। जैसे वो हमें क्रिकेट बॉल से मारते थे, लिटरली हर्ट करते, तो हम उन्हें गोलपोस्ट लगा के फुटबॉल से मारते थे और ग्राउंड से नेगोशिएट करके बाहर भेजते थे कि व्हाट टू डू, ग्राउंड है नहीं, खेलना तो है ही, अब चाह तो है। इतना जी अच्छा जी लगा जी था पहली बार ऐसे खेल के, नए दोस्त मिले थे, बहुत अच्छा लग रहा था ग्राउंड पे खेल के। कभी खुद भी इतना शर्माती थी जब मैं बाहर जाती थी तो, लेकिन वो जब जाके खेलना और वो जो जज्बा आया, वो मुझे लगता है बहुत अलग है, मेरी जिंदगी पूरी। तो हम भी कुछ लड़कों से मार तोड़ करते थे इसीलिए, और हमारी कई 40 से करीब 20 लड़कियों ने तो ड्रॉप आउट किया था, क्योंकि लड़के भी है ग्राउंड पर इसलिए। तो हमने फिर हमारे यहाँ पे जो एमएलए हैं और जो बाकी ऑफिशियल्स हैं उनसे हमने बात करके एक लड़कियों का ग्राउंड रिजर्व करवाया। आई थिंक वो इंडिया में ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है जो दिखाया है यहाँ पर, ऑन पेपर है कि 5 एकड़ बटर तो कोई खाएगा नहीं। हाँ, खाया क्या बटर मंगा लो, मंगा लो, फिर बार बार नहीं जाएगा। बोलो उसे क्या लाने का। जी। तो लड़कियों के लिए ऐसा पहला ऐसा रिजर्वेशन है जो एक पूरा 5 एकड़ की लैंड दी गई है लड़कियों के लिए। तो देश भर की लड़कियां, कहीं की भी लड़कियां वहां पे आके खेल सकते हैं बिना झिझक के, जहाँ पे कोई लड़की नहीं होंगे। सिर्फ वो कि उनको जो खेलना है वो खेले, जो करना है वो करे, कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकती है। तो अगर आपकी अकेडमी भी अगर आप लड़कियों को लेके आना चाहेंगे यहाँ पर, तो वो पूरा 5 एकर्स ऑफ लैंड होपफुली तब तक बन जाए। अभी हमारा कल ही वुमेन्स डे था, तो हम हमारे नगर सेवक से मिले और हम सब नगर सेवक को वहां लेके गए, वहां पे मीटिंग की, उन्हें बताया कि कब शुरू होगा। पिछले साल भी मैच कराए थे उसी ग्राउंड पर, तो बस अब वो सब जारी है। होपफुली ग्रीन सिग्नल तो मिला है उनकी तरफ से, होपफुली ये ईयर में हो ही जाए कैसे भी, तो हमारी बहुत बड़ी जीत होगी।
पर है जीना जी। एक घटना घटी थी मेरे साथ में। मैं लड़कियों को पूरी टीम लेके जा रही थी। नेशनल था गोवा में, और पूरे यूपी की कोच मैं ही थी। गोवा में नेशनल था, तो लड़कियां अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होती हैं, अलग अलग उससे होती हैं। तो कुछ लड़के सामने खड़े होकर लड़कियों की वीडियो जैसे बना रहे थे, तो अपने साथ में मैं एक छोटी बच्ची को रखती थी, नरगिस को, मेरी बहुत प्यारी बेटी है। तो वो बोली मैडम, मैंने कहा हाँ बताओ बेटा, कि जो सामने आदमी बैठे हैं ना, वो लड़कियों की, इन दीदी की वीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आप धीरे से जाकर देखो कि सच है कि झूठ है। चिंकी चली गई, चिंकी ने जाके देखा कि सच में ही ऐसी वीडियो बन रही थी। फोन उठाकर उसका ट्रेन से नीचे फेंक दिया, पूरा टूट गया। उसने उनको बुला लिया जो रेलवे में अधिकारी है, कि इन्होंने ऐसे किया। हमने कहा कि आपने लड़कियों की वीडियो कैसे बनानी स्टार्ट की? कि मैं भी एक अधिकारी हूँ। हमने कहा तो तू, ये तो सबसे बड़ी शर्म की बात है कि तुम अधिकारी होकर ऐसी बात कर रहे हो, आपको अधिकारी किसने बना दिया? वही जब देखा कि उसने सोचा कि मैं और वही लड़की है बस, कि ये दो है, तुम आसानी से इनको धमका दोगे। देखा पूरी फौज आ रही है, तो ट्रेन में पता नहीं उसे बेचारे को कहाँ जाना होगा, रास्ते से ही उतरकर आउट हो गया। तो थोड़े दिन स्ट्रगल किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तो नाम से ही डर जाते थे कि मुजफ्फरनगर की टीम है। तो ये कमाया है हमने, और आज भी सेम है, चाहे लड़की अकेली जाओ, चाहे दो जाए, चाहे एक जाए, कोई दिक्कत नहीं होती है हमको, कुछ भी। बस मैं बताती हूँ, अगर हम गलत नहीं है तो सामने वाला गलत नहीं हो सकता, ये बात। जी जी जी। थैंक यू सो मच जीना जी। और बाकी असल में जितने भी कॉल्स पर जुड़े हुए हैं तकरीबन 37-38 में से हमारी गर्ल्स ही है जो फुटबॉल हमारे साथ खेल चुकी हैं, खेलती आई जी हैं, जी वाली जी है। जी जी तो वो भी आपको सुनने, उनको भी मौका मिला आपको सुनने का, तो थैंक यू। और अगर जी जी। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। नहीं, मेरा कोई, आपका कोई सवाल है आप कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी सवाल है। लेकिन निश्चित आपने मतलब कि अपने सपने को साकार करने के लिए ठान लेना चाहिए, और वो हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी, थैंक यू। किसी की कोई क्वेश्चन? हाँ, फुटबॉल कब चालू होगा? कौन? जानवी, यस, बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? फुटबॉल चालू होने वाला है कि नहीं? होगा बेटा, होगा, जरूर होगा। अभी हमारे साथ कॉल पर जीनत जी जुड़े हैं, और फॉर सम टेक्निकल रीजन अफशान जी लेफ्ट हो गए हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि आपका इनसे कोई सवाल है। जीनत जी एक स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू किए हैं, इतना एक सक्सेसफुल ग्रुप मैनेज कर रहे हैं यूपी में, यूपी की कोच है वो। तो आप, इतना बड़ा मौका आपको मिला है एक बड़ी हस्ती से बात करने का, तो आपके पर्सनल कोई सवाल है? मरियम ने हैंड रेस किया है, मरियम पूछो। जैसी वो मुझे क्वेश्चन पूछना था कि हमें एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा जी, हमारी रनिंग बहुत स्लो है, तो हमें उसके लिए क्या खाना पड़ेगा? आपकी रनिंग स्लो है? यस, सुबह किस टाइम उठते हैं आप? मैं 7 बजे तक। आप जल्दी उठना शुरू कीजिए। और जल्दी? हाँ, और जल्दी। और कैल्शियम की टैबलेट गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलती है जी, सरकारी अस्पताल में। आप कैल्शियम और आयरन और कच्चा चना होता है ना, कच्चा चना और सोयाबीन, उसको जी, रात में भिगो दीजिए और उसको कच्चा चाबिए, रनिंग करते हुए ना, उसको हाँ, कच्चा चाबिए आप। और उसके बाद दूध लीजिए, मिल्क। जी, डाइट पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जब आप स्वस्थ होंगे तो रनिंग खुद पे खुद बढ़ जाएगी। कैल्शियम की कमी होने के कारण आपकी रेस स्लो होती है। आप कैल्शियम की टैबलेट पर डे लीजिए। जी, जी, थैंक यू सो मच। और कुछ, और कोई सवाल किसी का? अभी अभी मरियम, अभी आप 14 साल के हो, तो टैबलेट्स तो भी मतलब थोड़े से बड़े होंगे तो लेना। कैल्शियम जिससे जिससे मिलता है, जिस फ्रूट से, हाँ, उससे लेते रहना।
तो दूध में उसके सबसे क्या? ज्यादा होता है, दूध में सबसे ज्यादा होता है। इनको चना खिलाया करना आप डेली और आप चना संडे is good. ग्राउंड पे। और आप इनको बताइए कि कितना देर दौड़ना होता है रोज। ये दौड़ेंगे नहीं तो बस खाते रहेंगे। नहीं कुलसुम, कहाँ स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप टाइम टाइम सेट करते हो ना, टाइम सेट करते हो तो देखना कि आज हम थोड़ा स्टेप, जैसे कि 400 मीटर दौड़ते हो तो थोड़ा बढ़ाओ। एक हफ्ते बाद तुमको 500 मीटर दौड़ना है, फिर 600 मीटर, मतलब एक हफ्ते का गैप लो 100 मीटर का। उसमें आपको थकान भी नहीं होगी, और ये नहीं कि खाते 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 रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चे इकट्ठे चलते हैं ना तो एक दो मुंह में डालते चले जाते हैं तो पता नहीं चल पाता है। कबड्डी की लड़कियां तो बहुत ज्यादा, क्योंकि कबड्डी की लड़कियों को तो बहुत स्ट्रोंग होना पड़ता है। कबड्डी गेम ही ऐसा है, फिजिकल ज्यादा है उसमें, तो इसीलिए डाइट का मुझे ज्यादातर प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। मेरे पास लड़की रहती है, सुधा रहती है, और एक सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, और एक लड़की मेरे गांव से ही मेरे पास ही रहती है, यहीं पे परमानेंट यहीं पे। 36 लड़कियां मेरे पास रहती थी, सारी की सारी लड़कियों का खर्च उठाना, सब कुछ करना, फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें आई, परेशानी। मैंने कहा आप अप डाउन करिए, जो गांव की आसपास की लड़कियां हैं अब उनको अप डाउन कराती हूँ। आज मैंने विशेषकर खासकर एकेडमी से छुट्टी ली है आपकी मीटिंग के लिए। अब अच्छा अकेले ही प्रैक्टिस कर रही होंगी। किसी दिन मैं आपको वीडियो भेजती हूँ। जी जी जरूर जरूर, हम देखना चाहेंगे। यहाँ एक छोटा सा जूम कॉल ही हो सकता है, हम सब यूपी तो नहीं आएंगे, या आप सब कभी जूम कॉल ही हो सकता है, बस एक आपकी लड़कियां और हमारी लड़कियां थोड़ा एक दूसरे को देखे, जाने, इंटरेक्ट करें, हाँ 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 प्लेयर्स दूसरे प्लेयर से बात करें तो भी और मोटिवेशन होता है। हाँ हाँ हाँ। और दरअसल बस यही है, वे गलती बहुत कम करती है, क्योंकि उन्हें पता हो जाता है कि जिस दिन मैडम का मूड ऑफ हुआ उस दिन पिटाई एक की नहीं सभी की होती है। आज भी उन्हें बोल के आई थी कि आज अकेले आपको प्रैक्टिस करना है और मुझे शिकायत का मौका नहीं देना है। लेकिन अब सभी लड़कियां स्टेट नेशनल लेवल की हैं, तो बाहर गई हुई है, आई हुई है, तो मेरे बिना भी मैनेज कर लेती हैं। जैसे कि किसी दिन मुझे बच्चों के काम की वजह से बाहर जाना होता है, या बिजनेस की वजह से बाहर जाना होता है, तो वे कोऑपरेट कर लेती हैं, अब सीनियर प्लेयर्स करा लेती हैं। नाइस नाइस, थैंक यू सो मच जीनत जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी पूमा को। पूमा हम अभी हमारी लड़कियों को सपोर्ट आगे करने वाले हैं और अभी ऑलरेडी कर रहे हैं। कोचिंग बनाने की, कोचेस बनाने की तैयारी हमारी शुरू है, तो उसमें पूमा ने हमारे बहुत साथ दिया है। और थैंक यू सो मच बिनवन जी, वो भी है नहीं हमारे साथ, उन्होंने काफी मदद किया है हमारे किड्स के लिए और हमारे कोचिंग प्रोग्राम के लिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एक लड़की का जिन्होंने टाइम निकाल के ये जूम कॉल पर आए हैं। आपने कई लोगों को अप्रोच किए थे लेकिन वो नहीं आए, लेकिन आप आए और आपने इस जूम कॉल को प्रायोरिटी दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और वेलकम, बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आप शेयर किए। चलिए फिर मुलाकात होती रहेगी आपसे जूम पर या ऑनलाइन। ठीक है, ओके, ऑलराइट, थैंक यू दोस्तों, हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे मैम, आपको भी हैप्पी हैप्पी वुमेन्स डे मैम, हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू और होपफुली आपने कुछ सीखा होगा जीनत जी से और अफशान जी से कुछ सीखा होगा, और अपने साथ कुछ एक दिल में एक मैसेज रख के आप जाओगे यहाँ से और आप कर दिखाओगे कुछ ना कुछ, ऐसी मुझे उम्मीद है आप लोगों से। क्या बोल रहे हो? तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। थैंक यू चलो बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम, टेक केयर। बाय, हैव अ गुड डे। बंद कर।